हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एड्स टू हेल्थ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं हुआ करता था लास्ट ईयर तक, लेकिन जैसी सिचुएशन बनी इस पैंडेमिक के कारण तो मैंने देखा कि कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली इस पैंडेमिक सिचुएशन से रिलेटेड, उसके वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी और कैसे जर्म स्प्रेड करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे। ये एक आसान चैप्टर है और हमें ट्राई करना है कि अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसमें मार्क्स ना मिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीड टू कीप हेल्दी। आप जानते हैं कि हेल्थ के क्या कारण हो सकते हैं, मतलब हमें हेल्दी क्यों रहना चाहिए। एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी सोसाइटी बेटर होती है हमेशा, और इस सिचुएशन जो अभी है उसने हमें खासकर समझा दिया है कि कैसे एक छोटी सी डिजीज किस तरह से हमारी पूरी इकोनॉमी, लाइफ, सोसाइटी सबको अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद है सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है इम्यूनिटी का। ये हमारे बॉडी का डिफेंस है किसी भी डिजीज के खिलाफ, किसी भी बीमारी के खिलाफ। Our body is all the time involved by various harmful substances like pollutants and germs. They may enter our body in the following 4 ways. हमें इन 4 ways के नाम याद रखने हैं क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि what are the common entry points of germs and diseases to our body. तो आप याद रखें, it may enter directly through the skin, through the mucous membranes of eyes, nose, urinary or genital tracts, through food and water intake or through the air we breathe in. उसके बाद है our body system first tends to prevent their entry into the body. Secondly, if somehow they do enter, the body fights with them so that they cause no harm. The defense system in our body works at 2 levels. तो यहाँ पे आपको जनरली बताया गया है कि किस तरह से जर्म्स एंटर करते हैं हमारे बॉडी में और हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स लेती है अगर किसी तरह से वो लोग एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर। तो द लोकल डिफेंस सिस्टम, यहाँ पर प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर्स थ्रोन आउट इफ एंटर्ड बाय स्नीजिंग, germ killing secretions or germ fighting WBCs. Immune system, it deals with the germs after they have entered into the body tissues. तो बॉडी टिश्यू में एंटर करने के पहले हमारा लोकल डिफेंस सिस्टम काम करता है और अगर बॉडी में वो एंटर कर जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम्स काम में लग जाते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे अगला लोकल डिफेंस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर्स जो हमारे बॉडी में है। सबसे पहला उनमें आता है स्किन। स्किन एक बेसिक बैरियर हम कह सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल चीज को लेकर हमारे बॉडी के लिए है। इसके बारे में हम लोग पढ़ें तो स्किन हैज एन आउटर टफ लेयर मेड ऑफ अ प्रोटीन केराटिन एंड इज ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल टू जर्म्स। हमारा स्किन जो है, आपने इसके बारे में पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यूज वाले चैप्टर में कि किस तरह से स्किन बना होता है और ये लगभग इम्पर्मिएबल होता है जर्म्स को लेकर, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं इनके टिश्यूज में वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं और कई सारे लेयर्स में पैक्ड होते हैं, तो जनरली जर्म्स स्किन को पार नहीं कर पाते हैं। At any given time, there are lots of germs settled on the outer surface of the skin which have come through the air or through direct contact. Even a handshake or a kiss on the cheeks of a baby transfers germs from one individual to another. Washing with soap and water removes these germs. Any scratch or cut in the skin opens the way for germs to get in. Should there be any cut in the skin, the clotting of blood plugs the cut ends of blood vessels at the wound to prevent entry of germs. जैसा हम देखते हैं कि washing हैंड्स को बढ़ावा दिया गया है इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो स्किन पर हमारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जब भी हम सोप से या फिर हैंड वॉश से हाथ धोते हैं। लेकिन कभी मान लीजिए कि कट्स हो जाएं अगर हमारे स्किन के अंदर, तो उस सिचुएशन में जर्म्स को एंट्री का एक जरिया मिल जाता है हमारी बॉडी के अंदर और इसीलिए ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है ताकि उस एरिया को एक बेसिक ढंग से कवर किया जा सके। जैसा हम लोग जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि बॉडी में कट्स आने के कारण टेटनस की सिचुएशन बन जाती है। ये टेटनस के जो जर्म्स होते हैं वो इसीलिए बॉडी में आसानी से एंटर कर पाते हैं क्योंकि उस कट वाले रीजन में स्किन की एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। उसके बाद आता है हेयर्स। हेयर्स इंटरसेप्ट द जर्म्स जर्नी इनवर्ड्स और अप टू द स्किन। हेयर्स इनसाइड द नॉस्ट्रल्स ट्रैप डस्ट कंटेनिंग द जर्म्स। तो जनरली जो हेयर्स होते हैं वो जर्म्स की जो स्पीड हम कह सकते हैं हमारे अंदर जाने की उसे धीमी कर देती हैं और हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं जर्म्स। इसके कारण कई बार जो डेंजरस जर्म्स हो सकते हैं वो हेयर्स में फंस जाते हैं जिसके कारण वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाते।
अगला है म्यूकस. म्यूकस इज a slimy secretion for the epithelial lining of various organs. For example, the mucus secreted in the nasal passage and the windpipe traps many bacteria and prevents their entry into the body tissues. म्यूकस हमारे नेजल ट्रैक्ट में है, इसके बारे में आपने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी. और म्यूकस असल में हमारे कई सारे बॉडी पार्ट्स में होता है. ये जनरली लुब्रिकेट करने, प्रोटेक्ट करने और ऐसे ही जर्म्स को अगर कहीं पर ट्रैप करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल HCl से हमारे इनर टिश्यू के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना होता है. और म्यूकस के और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे. यहाँ पर हमें पढ़ना है कि कैसे म्यूकस, क्योंकि एक स्लाइमी लेयर होता है, इसीलिए जर्म्स इसमें फंस जाते हैं और हमारे नेसल ट्रैक्ट या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाते. बाद में ये म्यूकस एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से, जिसके बाद ये जर्म्स भी उसी लेयर में फंसे फंसे बाहर हो जाते हैं बॉडी से. सीलिया ऑफ द विंड पाइप थ्रोज आउट बैक्टीरिया ट्रैप्ड इन द म्यूकस. सीलिया जो है हमारे विंड पाइप का, वो बाहर कर देता है म्यूकस में फंसे जर्म्स को. Thrown out if entered. Coughing, sneezing and vomiting are direct methods to throw out the germs or any foreign unwanted objects which get into the respiratory and digestive systems. Even diarrhea helps in throwing out the germs if the infection persists in the digestive tract. तो डायरिया जब होता है तो उसके कारण भी काफ़ी सारे जर्म्स जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंस जाते हैं उनको बाहर करने का एक मौका होता है. और हमने देखा होगा कि जब भी कभी धूल या फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेड रीजन्स होते हैं तो हमें कफिंग और स्नीजिंग शुरू हो जाती है. वो इसीलिए क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेट होना शुरू हो जाता है और इसीलिए हवा को बाहर करने की कोशिश की जाती है ताकि कोई भी अनवांटेड मटेरियल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाकर हमारे लंग्स तक न पहुंच सके. अगला है जर्म किलिंग सेक्रीशंस. सलाइवा, स्वेट, टीयर्स एंड नेजल सेक्रीशन कंटेन जर्म किलिंग सब्सटेंसेस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड secreted by the stomach kills germs that gain entry along the food. तो जैसा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में पढ़ा था, HCl का काम न सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना होता है बल्कि फूड में जो कि जर्म्स होते हैं उन्हें भी खत्म करना होता है. ये HCl काफ़ी कोरोसिव होता है और जो लिविंग जर्म्स होते हैं वो इस HCl के मतलब प्रभाव को या फिर इफेक्ट को झेल नहीं पाते हैं. इसके साथ ही जो हमारा सलाइवा होता है उसमें भी काफ़ी सारे जर्म किलिंग एंजाइम्स होते हैं और कई बार नेजल सेक्रीशंस भी होते हैं, उनमें भी ऐसे जर्म किलिंग सेक्रीशंस एंजाइम्स या फिर केमिकल्स होते हैं. सलाइवा को इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो कट्स हो जाते हैं हमारे नॉर्मल बॉडी में भी, तो अगर हमारे पास कोई मेडिसिन या फिर एलम वगैरह अवेलेबल ना हो तो कई बार क्या होता है कि सलाइवा को ही यूज़ कर लिया जाता है उन कट्स को रोकने के लिए या फिर हम कह सकते हैं एक प्राइमरी सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए. अगला है जर्म फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स. शुड एनी माइक्रोब एंटर द बॉडी सिस्टम द वाइट ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड फेगोसाइट्स, इसके बारे में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, आर रेडी टू फाइट देम. दे स्क्वीज आउट ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बाय डायापेडेसिस, इसके बारे में भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो होता क्या है कि वाइट ब्लड सेल्स का जो शेप होता है वो अमीबॉइड होता है, मतलब अमीबा के शेप का वो होता है और इसीलिए जब भी वॉल्स के थ्रू उसे निकलने का मौका मिलता है वो बाहर निकल सकता है. वही वाइट ब्लड सेल उन वॉल्स के थ्रू जब निकलता है तो उस प्रोसेस को डायापेडेसिस कहते हैं और इसी डायापेडेसिस के बाद वो जाता है और जर्म्स पे अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है. एंड engulf the bacteria or the germs and destroy them. It is called phagocytosis. Pus in a wound, for example, is a mixture of destroyed germs, killed WBCs and damaged tissue cells. Merits of local defense system: they start working instantaneously, they do not depend on previous exposure to infections, they are effective against a wide range of potentially infecting agents. तो होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जनरली जो प्रीवियस इन्फेक्शंस होते हैं उनके बेसिस पर सीख कर काम करता है, लेकिन जो हमारे लोकल मेजर्स होते हैं वो ऐसे एक्सपीरियंसेस पर काम नहीं करते और उनका जो काम होता है वो हम कह सकते हैं एक तरह से नॉर्मली चलता है. बाय बर्थ हम सीखते हैं या फिर हमारी बॉडी में ये लोग प्रेजेंट होते हैं ऐसे काम करने के लिए. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो दो फिगर्स दिए गए हैं, द इंगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय वाइट ब्लड सेल्स, फेगोसाइटोसिस अ सेल फोर्सिंग इट्स वे अक्रॉस कैपिलरी, डायापेडेसिस white cell attracted towards bacteria, see bacteria engulfed by the white blood cells. The WBC here is neutrophil with four lobe nucleus. तो फोर लोब न्यूक्लियस वगैरह जो कैटेगरीज होती हैं उसके बारे में हम लोग बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. वो उतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है जिन भी एग्जाम्स में हम लोग
तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हमें जनरली पता होना चाहिए ताकि हम बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हमने देख लिया इनका एग्जाम्पल, ऐसी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें। उसके बाद है 2 वाइट ब्लड सेल्स पेट्रोलिंग द alveoli in a human lung. The spherical one is its normal shape. Below is an elongated white cell about to engulf the round particle on the left. Scanning electron microscopic view highly magnified about 5000 times. तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके थ्रू क्या हुआ कि हम बायोलॉजी के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो कि नेकेड आई को विजिबल नहीं होते या फिर नॉर्मल जो लेंस के वाले माइक्रोस्कोप होते हैं उनको विजिबल नहीं होते, उन्हें भी ढंग से देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज है WBCs की, और जैसा मैंने आपको बताया था उनका शेप अमीबॉइड होता है, इसीलिए वो लोग किसी भी शेप को धारण कर सकते हैं ताकि जो बैक्टीरिया हो या फिर कोई और भी जर्म हो उसे इंगल्फ किया जा सके। बॉडीज डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर दिखाया गया है, आप इस इमेज को देख सकते हैं, जो हमने पढ़ा उसी को थोड़ा पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। अगला है इम्यून सिस्टम। द लोकल डिफेंस सिस्टम्स आर नॉट इफेक्टिव इन ऑल केसेस एंड सर्कमस्टेंसेस। सर्टेन माइक्रोब्स और देयर पॉइजनस सेक्रीशंस डू एंटर द डीपर टिश्यूज and various organ systems by their special mechanisms of entry or through any breaches in the protective barrier. जैसे हम लोग देखे थे कि कट्स वगैरह आ जाने के कारण कई बार ब्रीच हो जाता है ये सिक्योरिटी बैरियर, फर्स्ट लेवल जो होता है, और इसी के कारण कई बार जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर हमारे टिश्यूज में जा सकते हैं और इन टिश्यूज के जर्म्स को हटाने के लिए हमें इम्यून सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। At this stage, the blood and other body fluids start fighting against the germs or any other unacceptable foreign substances. The body fluids contain special proteins called antibodies which react with invading germs and antitoxins which react with their poisons to destroy them, and thus they provide protection against diseases. एंटीबॉडीज ऐसे होते हैं जो कि उन जर्म से लड़ते हैं और एंटीटॉक्सिन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उन जर्म्स के द्वारा सेक्रीटेड पॉइजनस सब्सटेंसेस से लड़ते हैं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी में, और हम कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में यही दोनों सब्सटेंसेस मेजर रोल प्ले करती हैं। Immunity is the body's resistance to onset of a disease after infection by harmful germs. To define more elaborately, immunity is the capacity of our body to deal with foreign substances that enter our body and to render them harmless. ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, वैसे इस डेफिनेशन का कोई काम होगा नहीं। आपसे जनरली जो इम्यूनिटी के और ऊपर जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी लेवल जो हम कहते हैं उनके बीच डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, तो आप जनरली ये याद रखें कि जो प्राइमरी लेवल डिफेंस सिस्टम होता है वो स्टॉप करता है नए माइक्रोब्स को घुसने से, और इम्यूनिटी उनके घुस जाने के बाद अपना एक्शन लेता है। काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो ध्यान से सुने। दे आर कॉल्ड, पहला है इनेट इम्यूनिटी, इसे कहते हैं नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी। दिस इम्यूनिटी इज बाय द वर्च्यू ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप. It is there in the body without any external stimulation or previous infection. Innate immunity generally हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के कारण होती है और ये बाई बर्थ ह्यूमंस में पास होती रहती है, या फिर किसी दूसरे जानवर की जो इनेट इम्यूनिटी है वो उस जानवर की स्पीसीज में जनरेशन बाई जनरेशन पास होती रहती है। नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी, अ डिग्री ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस टू ऑल इन्फेक्शंस इन जनरल. For example, humans do not suffer from plants, highly infectious diseases or even certain diseases of animals. आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो सिर्फ कैटल में, जैसे रेंडर पेस्ट का नाम अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो रेंडर पेस्ट कैटल को इन्फेक्ट करने वाला एक डिजीज है, लेकिन ह्यूमंस में हम इसके केसेस नहीं पाते हैं क्योंकि ह्यूमंस को एक ऐसी जनरल इम्यूनिटी मिली हुई है इस तरह के डिजीजेस के खिलाफ। इसके साथ ही कई सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स के जो सीड्स रेड हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, फ्रूट्स में कई सारे डिजीजेस देखने को मिलते हैं, वैसे डिजीजेस जनरली हम ह्यूमंस में देखते नहीं हैं, और इसी को हम कहते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी के कारण होता है। अगला है स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी. दिस इज अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म्स ओनली. Some races or some individuals do not suffer from certain infectious diseases. For example, human beings are immune to highly infectious disease of dogs known as distemper, which kills about 50% of all infested dogs. तो ये किसी स्पेसिफिक जर्म्स के खिलाफ ही होता है, जैसे ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है डिस्टेम्पर नाम के डिजीज का, जो कि डॉग्स में काफ़ी इन्फेक्शियस होता है लेकिन ह्यूमंस इसके खिलाफ प्रोटेक्टेड होते हैं। इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है कि जो इम्यूनिटी होती है वो किसी एक
रेस में, मतलब किसी एक लोकेलिटी में रहने वाले लोगों के अंदर डेवलप हो जाती है, जबकि बाकी लोग उससे जनरली अछूते रहते हैं, हम कह सकते हैं। ये पुराने ज़माने में ज़्यादा देखने को मिलता था। अब तो वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गई है, तो लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना और घुलना मिलना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन पहले ऐसा देखा जाता था कि कुछ कॉन्टिनेंट्स के लोग ज़्यादा इम्यून हो जाते थे कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ेस को लेकर, जबकि जो जैसे अमेरिका के नेटिव लोग थे या फिर ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग थे, वो लोग इन नए डिजीज़ेस को देखकर ज़्यादा इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं कर पाए थे, और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेस से सफ़र करते थे, जो कि यूरोपियंस अपने साथ लेकर गए थे। और धीरे धीरे करके उनकी जो नेटिव पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई थी। इतने ज़्यादा डेथ्स होने लगे थे इन जर्म्स के कारण। अगला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू अ डिजीज विच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. इट मे बी द रिजल्ट ऑफ previous infection. A person having once suffered from measles will not normally suffer from it again, or ready-made antibodies supplied from outside, passively acquired immunity. Example, a person injected by a poisonous snake is given anti-venom injection which contains antibodies for the poison that were produced in the body of a horse. तो यहाँ पर हमें दो तरह की इम्यूनिटी के बारे में दिखाया गया है, दो तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में दिखाया गया है। एक होता है एक्टिव, जो कि हम खुद बनाते हैं जब हमें डिजीज होता है, और एक होता है पैसिव, जो कि दूसरे जानवरों के अंदर सेक्रीट करवाए जाते हैं ऐसे केमिकल्स, और फिर उसे हमारे अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है इंजेक्शन वगैरह के थ्रू। और ऐसे ही जैसा स्नेक बाइट में हम जानते हैं एंटी वेनिन इंजेक्शन दिया जाता है, और ये इंजेक्शन का जो केमिकल होता है वो जनरली हॉर्स के अंदर सेक्रीट कराया जाता है। उसके बाद है एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर थोड़ी और डिस्कशन। दिस is the resistance developed by an individual due to a previous infection or antigen found on the surface of a disease-causing germ cell, which enters his body naturally, leading to naturally acquired active immunity, or is introduced artificially as in vaccinations, leading to artificially acquired active immunity. In either case, the body lymphocytes react in two ways. They produce antibodies which freely circulate in the body and lymph, and which bind to the microorganisms to kill it. They produce killer cells carrying specific receptors for foreign antigens found on invading germs. The actively acquired immunity are usually long-lasting, carried out through memory lymphocytes. एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो कैटेगरीज यहाँ दिए गए हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है कि जब जर्म्स घुस जाते हैं हमारी बॉडी में किसी कारण के वजह, मतलब किसी कारण से, जैसे अगर हमारा जो लोकल प्रोटेक्टिव लेयर है वो ब्रीच हो जाए, जैसे स्किन में अगर कट्स वगैरह आ जाए, तो जनरली देखा गया है कि मीजल्स से जब कोई इंसान एक बार सफ़र कर जाता है तो उसे फिर से ये नहीं होता, या फिर वैक्सीनेशंस के थ्रू जो वीकेंड फॉर्म ऑफ जर्म्स, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे वीकेंड फॉर्म्स ऑफ जर्म को अंदर आर्टिफिशियली डाला जाता है ताकि कुछ लिम्फोसाइट्स बने और बॉडी उसके लिए इम्यून हो जाए। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है, और हमारे बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स भी होते हैं जो कि याद कर लेते हैं कि ऐसे कौन से एंटीजेंस, ऐसे कौन से एंटीबॉडीज बनाने की ज़रूरत होगी जब अगली बार ऐसे जर्म्स फिर से हमारी बॉडी में आएंगे। तो उसके बाद है अगला पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। पहला है नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इट इज़ द रेडीमेड फॉर द प्री प्रिपेयर्ड मदर्स एंटीबॉडीज मे रीच द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। मदर के बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू, जैसा हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में कि कैसे प्लेसेंटा मदर की बॉडी से एम्ब्रायो में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं या फिर ऐसे एंटीबॉडीज जैसी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से जो उनके बच्चे होते हैं, जो फीटस होता है, उस तक पहुंचता है, और ये नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। अगला है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, जैसा ब्लड ऑफ हॉर्स और सम अदर एनिमल्स बाय इंजेक्टिंग जर्म्स इनटू इट। तो हम लोग हॉर्स की बॉडी में ऐसे एंटीजेंस या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा लेते हैं और उसको हम लोग फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं ह्यूमन बॉडीज़ में। ऐसा जनरली देखा जाता है ऐसे इन्फेक्शंस में जो कि डेडली हो सकते हैं, और उनका इलाज कर पाना ज़रूरी होता है एक इमीडिएट बेसिस पर। यहाँ पर दिया गया हाफकिंस इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे एंड अनदर इंस्टीट्यूट इन कसौली are preparing several such anti-sera. Antivenin for treating snake bite is also based on the same principle.
अगला है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस जस्ट टेक द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटीज एंड समराइज द डिफरेंस बिटवीन दीज एज गिवन इन टेबल 13.1। ये जो डिफरेंस है आप इसे मैं कहूँगा कि आप याद ही कर लें, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है यही हो, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आए हैं वो लॉजिक बेस्ड होते हैं और आपको मतलब पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ताकि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकें। तो चलिए देखते हैं। प्रोड्यूस इन वंस ओन बॉडी, रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन, प्रोवाइडेड बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज, प्रोवाइड्स इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, protection is less effective and does not ensure against a subsequent infection, immunity effective only after a certain time gap or immediately effective। जैसा मैंने आपको बताया था कि पैसिव इम्यूनिटी तब दी जाती है लोगों को जब उनके ऊपर कोई डेडली डिजीज का प्रभाव पड़ सकता हो कुछ ही समय में, अगर उन्हें ऐसे एंटीबॉडीज तुरंत सप्लाई नहीं किए गए। मतलब हम बॉडी का इंतजार नहीं करते कि बॉडी नेचुरली उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, हम ऐसे एंटीबॉडीज रेडीमेड फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को। अगला एंटीबॉडीज, दीज आर स्पेशल केमिकल्स फॉर्म्ड इन द ब्लड व्हिच एक्ट अगेंस्ट द जर्म्स और देयर सेक्रेशंस। Some of the characteristics of antibodies are as follows. The antibodies are proteins. They belong to the class of immunoglobulins. आप पढ़ेंगे प्रोटीन्स के अलग अलग क्लासेस क्या होते हैं, किस तरह के प्रोटीन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, वो सब बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। Antibodies are produced by a type of specialized lymphocyte on exposure to antigens. These special lymphocytes particularly concentrate in the lymph nodes and spleen and also in the circulating blood and lymph. हम लोग जो ये पार्ट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, इनके बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप याद रख सकते हैं कि जनरली ऐसे एंटीबॉडीज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ऐसे लिम्फोसाइट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इन्हीं लिम्फोसाइट्स से जब ये लिम्फोसाइट्स एंटीजन के प्रेजेंस में आते हैं या फिर एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अगला, आवर बॉडी कैन मेक एन अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज। Antibodies are specific, which means that one kind of antibody acts against only one particular kind of antigen. तो इसीलिए यहाँ मेमोरी सेल्स काम में आते हैं और वो लोग याद रखते हैं कि कौन से जर्म के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी होगी, और यही एंटीबॉडीज वो लोग प्रोड्यूस कर देते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को। अगला है, एन एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज इट्स पर्टिकुलर एंटीजन एंड बाइंड्स टू इट रेंडरिंग इट harmless, which is subsequently destroyed and eliminated by the body. Some antibodies are present in the blood of some people from the very birth. Such people having particular antibodies in their blood do not suffer from those particular diseases even if the germs for them have crossed the barriers and escaped the phagocytes. तो जैसा ऐसे कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है हमारी दुनिया में जो लोग बचपन से ही मतलब बर्थ से ही कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के खिलाफ प्रोटेक्टेड होते हैं, इम्यूनाइज्ड होते हैं। उनमें ऐसे एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स पहले से प्रेजेंट होती हैं जो कि इन जर्म से लड़ सकें, मतलब बर्थ के बाद ही। Immunity produced by the antibodies on exposure to antigens may be either for a short period as in common cold, cholera, or for a longer period as in smallpox, measles, etc. यहाँ पर एक समरी दी गई है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आप इसे देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी ढंग से दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। अगला है, कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम फेल्स, एड्स। एड्स एक बहुत ही मेजर बीमारी है हमारी दुनिया की और ये एक मेजर कॉज है हमारे जो दुनिया में डेथ्स का बीमारियों के कारण। एड्स में क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वही कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण तो मतलब एड्स डायरेक्टली एक किलर डिजीज नहीं है। एड्स के कारण हमारी इम्यून सिस्टम इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कोई भी छोटी मोटी डिजीज हमारे डेथ का कारण बन सकती है। जैसे हम लोग देखें, एड्स का नाम ही होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस फियर डिजीज विथ नो क्योर एज येट इज कॉज्ड बाय द HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अभी तक जैसा मैंने आपको बताया, एड्स का कोई भी क्योर नहीं है। एड्स को स्लो डाउन करने के लिए कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन एड्स को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है अभी तक ह्यूमंस में। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड सिरिंज नीडल्स एंड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। The virus attacks the cell of immune system and causes a marked reduction in the T cells of the thymus. ये हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि कौन कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं। These are the cells
which activate lymphocytes that produce immunity. With the collapse of immunity in full-blown AIDS cases, other several infections developed unchecked to ultimately cause death. तो एड्स में एक और चीज़ क्या होती है कि पेशेंट्स को पता नहीं चलता है कि उन्हें एड्स है जब तक उन्हें कोई दूसरी मेजर डिजीज़ नहीं हो जाती। इसीलिए क्या होता है कि एड्स काफ़ी सालों तक अनडिटेक्टेड रहता है और 5, 10, 20 साल बीत जाने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि उन्हें एड्स था और तब तक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है उनका इम्यून सिस्टम और उनकी डेथ अल्टीमेटली हो ही जाती है इस बीमारी के कारण। अगला है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैक्सीनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग the preparation of weakened germs or the germ substances into the body or developing resistance to a particular disease। हमने पढ़ा ऊपर कैसे वैक्सीन के थ्रू एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बनाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। साइंटिफिकली दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्रोफिलैक्सिस एंड द मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीन। ये जो टेक्निकल टर्म है, जो साइंटिफिक टर्म है, आप इसे याद कर लें, इसे प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। द वैक्सीन और germ substance is introduced into the body usually by injection and sometimes orally, example polio drops. Inside the body, the vaccine stimulates the WBCs to produce antibodies against germs for that particular disease. The term vaccine and vaccination were originally used for vaccination against smallpox, but now these are used in a general sense. तो smallpox जैसा आप लोग जानते होंगे कि पहली वैक्सीन थी, मतलब पहला डिजीज था जिसे वैक्सीनेशन के थ्रू इरेडिकेट किया गया था हमारी दुनिया से। अब स्मॉलपॉक्स के कोई भी केसेस नहीं आते, तो वैक्सीनेशन का टर्म जो यूज़ हुआ था वो जनरली उसी स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ हुआ था, लेकिन अब ये एक ज़्यादा जनरल सेंस में यूज़ होता है और आपने देखा होगा कि अभी के सिचुएशन में भी वैक्सीनेशन टर्म को ही यूज़ किया जा रहा है। 4 कैटेगरीज ऑफ वैक्सीन किल्ड जर्म्स एज टैब वैक्सीन्स फॉर टाइफॉइड, सार्स वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलिटिस एंड वैक्सीन फॉर रेबीज और डॉग बाइट्स। तो किस बीमारी के लिए कौन सा वैक्सीन यूज़ किया जाता है, आपको ये नाम भी याद होने चाहिए। टाइफॉइड के लिए टैब वैक्सीन, पोलियोमाइलिटिस के लिए, मतलब जो नॉर्मल पोलियो डिसीज़ होता है, उसके लिए सॉक्स वैक्सीन। इसे डॉक्टर सॉक ने डेवलप किया था, उन्हीं के नाम पर ये वैक्सीन का नाम है। और रेबीज़ के लिए जो वैक्सीन होता है उसमें भी किल्ड जर्म्स होते हैं। लिविंग वीकेंड जर्म्स एज इन द वैक्सीन फॉर मीजल्स, the freeze-dried BCG vaccine for tuberculosis, full form for BCG is Bacillus of Calmette and Guerin, after the names of 2 French workers who developed this strain for vaccination. तो tuberculosis के लिए BCG वैक्सीन यूज होता है, आपको ये भी याद होना चाहिए। Living fully poisonous germs as for smallpox, in this vaccination a person is inoculated with cowpox virus, which is very similar to smallpox. Cowpox virus causes only a single pustule to develop rather than multiple pustules of smallpox all over the body. Vaccination by cowpox vaccine protects from smallpox as well. The smallpox vaccine are no more given because the disease has been totally eradicated according to present day records. Smallpox के लिए जो cowpox disease की vaccines यूज़ की जाती हैं, ये एडवर्ड जेनर के ही द्वारा डेवलप्ड एक मेथड था। इसमें क्या हुआ था कि जो मिल्क मेड्स होती थी उस समय की, उन्हें काउपॉक्स हो जाता था, लेकिन वो लोग स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो जाती थी। इसी प्रिंसिपल को उन्होंने काम में लिया और उन्होंने काउपॉक्स की जो पॉइजनस जर्म्स होते थे उनसे लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू किया, जिसके बाद वो लोग स्मॉल पॉक्स के खिलाफ भी इम्यून होते गए। आज के डेट में स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है पूरी दुनिया से, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू बैकवर्ड रीजन्स। अफ्रीका के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी स्मॉल पॉक्स के कुछ 1-2 केसेस आते हैं, लेकिन ऑन पेपर हम कह सकते हैं कि इसे पूरी दुनिया से इराडिकेट कर दिया गया है। टॉक्सॉइड, inactivated toxins secreted by bacteria for diphtheria and tetanus. These toxins are made harmless by the addition of dilute formalin, yet retaining the capacity to produce antibodies. Attempts are being made to develop a vaccine against AIDS also. Let us pray we succeed in it. AIDS के खिलाफ भी एक वैक्सीन बनाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि एक मेजर कॉज ऑफ डेथ है लोगों में। वैक्सीनेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। Immunization against some common infectious diseases have been taken up in India on a mass scale with attempt to cover the entire population. The national immunization schedule is as follows. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस एज पर हमारे जो इंडिया के चिल्ड्रन होते हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाता है अलग अलग वैक्सीन से। यहाँ पर आप देखें तो पोलियो की जो वैक्सीन्स होती हैं वो कई बार दी जाती हैं। जैसा आपको पता है कि पोलियो को इंडिया से इराडिकेट कर दिया गया है इस वैक्सीनेशन एफर्ट के कारण,
लेकिन अभी भी अटेम्प्ट्स किए जाते हैं कि कोई नया डिजीज़ किसी और जगह से न आए हमारी कंट्री में, इसीलिए अभी भी बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है पोलियो वैक्सीन से। अगला है antitoxins, more appropriately called antibodies. The term toxin and antitoxin. Toxin is a general term used for any poisonous substance produced by an animal or a plant or a bacterium. Example, snake के venom को poisons कहा जाता है, poison of scorpion, insects वगैरह को भी poison कहा जाता है, जिसे टॉक्सिन भी हम लोग कहते हैं। इसी टॉक्सिन के खिलाफ जो भी चीज़ें हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उन्हें एंटीटॉक्सिन्स कहा जाता है, जैसे यहाँ लिखा है। Antitoxin was a name given to any chemical substance produced inside the body in response to the entry of foreign poisonous substance. Antivenin for snake bites are produced against animals inside animals like horses. Presently, a more general term antibody is used instead of antitoxin. Antibody is a blood serum protein produced in response to an injected antigen. तो अब एंटीबॉडीज नाम का यूज किया जाता है और एंटीटॉक्सिन का यूजेज अब धीरे धीरे कम कर दिया गया है। Suppose someone has actually got a disease such as diphtheria. In such a case, injecting pre-prepared antibodies from other source is helpful. For this, an antibody containing serum, popularly called antiserum, is obtained from the blood of horses, rabbits, etc., in which the disease is artificially produced in the mild form. Treatment with such antibodies is called passive immunization, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था. Hopkins Institute of Bombay and the Institute in Kasoli are preparing several such anti-sera. Antivenin for treating snake bite is also based on the same principle. जैसा हमने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में. Antiseptic and disinfectants prevent catching diseases. Antiseptics और disinfectants जो काफ़ी यूज़फुल रहे हैं हमारे अभी कोरोना वाले सिचुएशन में भी, इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे डेटॉल या लाइजॉल या फिर बाकी एंटीसेप्टिक्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उनमें यूज़ होने वाले केमिकल्स के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसोल, कार्बोलिक एसिड, फिनॉल जिसे कहते हैं, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, मर्क्यूरोक्रोम और बोरिक एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर गुड एंटीसेप्टिक्स। इसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स, कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट्स एंड क्रेसोल, फेनोल, लाइसोल, 40% फॉर्मेलिन, लाइम, बॉडी ऑक्स मिक्सचर, डीडीटी एटसेट्रा। यहाँ पर उसके बाद एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बीच डिफरेंस दिया गया है। एंटीसेप्टिक्स माइल्ड होते हैं जबकि डिसइंफेक्टेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंटीसेप्टिक से स्किन और बॉडी पर कोई हार्म नहीं होता और ये बॉडी पर लगाए जा सकते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट स्किन और बॉडी को हार्म कर सकते हैं और इन्हें स्पॉट्स मतलब जनरली जो ज़मीन होता है या फिर जो वॉल्स होते हैं वहाँ पर छिड़का जाता है या फिर लगाया जाता है। इसके बाद द टर्म एंटीबायोटिक्स, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1929 बट इट्स यूज फॉर ट्रीटिंग एनी ह्यूमन डिजीज वाज ट्राइड इन 1940s. द टर्म एंटीबायोटिक्स फॉर सच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स was coined much later by Selman Waksman in 1942. किसने इस टर्म को दिया था ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि जो पहला एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। Sources of antibiotics, the mold which produced penicillin in the findings of Fleming was found to be Penicillium notatum. मतलब ये एक फंगस था, माउल्ड जिसे कह सकते हैं हम लोग, उसने इस पेनिसिलियम को प्रोड्यूस किया था। This mold is somewhat similar to one that often grows on oranges, lemon and other citrus fruits. The commercial production of penicillin has been largely done for a related species, P. Chrysogenum, but it is also being produced synthetically. Streptomycin is one of the widely used antibiotics. It is obtained from a bacterium, Streptomyces. A large number of antibiotics are now made synthetically rather than from culturing microorganisms. मतलब अब फंगस और बैक्टीरिया को यूज़ नहीं किया जाता है ऐसे एंटी बायोटिक्स बनाने के लिए, उसके बदले हम लोग सिंथेटिकली ही उन केमिकल्स को डायरेक्टली लैब में सिंथेसाइज करके बना लेते हैं। यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, फाइट इन्फेक्शंस, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ट्रीटिंग एनिमल फीड और कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनके ओवर यूज़ के कारण कई सारे एंटीबायोटिक्स अब यूजलेस होते जा रहे हैं इन डिजीज़ेस के खिलाफ। जैसे पेनिसिलिन का यूज़ अब काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि कई सारे जो स्पीसीज़ हैं बैक्टीरिया के या फंजाई के, वो लोग अब रेजिस्टेंट हो गए हैं इस पेनिसिलियम के। सल्फोमाइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ये एंशिएंट टाइम से न्यू मेडिसिन के क्योर ढूंढने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी डेवलप किए गए थे।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, आप बस पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, क्योंकि सल्फोनामाइड का समय यूज़ बंद हो गया है और एंटीबायोटिक्स और एलिमेंट्स के लिए वो कभी कभी काम आते हैं। फर्स्ट एड के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ लाइफ सेविंग मेजर्स होते हैं जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है। एक मेजर फर्स्ट एड को लेकर कंसेप्शन ये था कि स्नेक के जो बाइट्स होते हैं उसे खुद सक करके निकालना चाहिए, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है उस सक करने वाले इंसान के लिए भी। इसीलिए स्नेक बाइट के लिए क्या करना चाहिए कि जहाँ पर बिटन एरिया है उसके कुछ ऊपर जाकर एक टाइट कपड़ा बांध देना चाहिए और उसे खुद से सक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके लिए एक प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए जो कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये काम कर सके। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्केलेटल सिस्टम, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।